गाइस, इजी सॉल्यूशन 146 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट का 2018 का पेपर, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे पहले, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ, आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित। पूरी तरह से बात आ गई तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया, ये नहीं होगा ऑप्शन। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्म जाति, ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो पहला ऑप्शन है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हाँ, जिन पियाजे ने कहा था। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। हाँ, ये भी कहा था। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा था। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, हाँ, ये भी कहा था। तो क्योंकि यहाँ पर आंसर हमें नेगेटिव में देना है यानी नहीं, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अगेन हमें क्या करना, नेगेटिव में आंसर देना नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, हाँ बिल्कुल होती है बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक में। प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं होता है। इको सेंटर, हाँ बिल्कुल होता है। रिवर्सिबिलिटी यानी अनुक्रमणीयता, हाँ बिल्कुल होती है बच्चे में। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका सेकंड, प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर क्या है, बात विकास की गई है, विकास के अलावा। तो वे अपने शरीर पर पूर्णता प्राप्त करते हैं, तो ये विकास के अंदर बात आ गई। ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, हाँ, ये भी विकास के अंदर बात आ गई। ये समय बिताने का एक शुद्ध तरीका है, ये विकास से अलग की बात आ गई। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखने के उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये भी विकास के अंदर आ गई। उन्होंने क्या कहा, विकास के अलावा बताना है, तो विकास के अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सही। ये समय बिताने का एक शुद्ध तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी गंभीर रूप से सोचना है, तो यानी पूरी तरह से चारों तरफ को सोचना होगा। तो पहला प्रश्न है कि आप इसका उत्तर जानते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि इसका तो एक ही आंसर होगा। सही जवाब क्या होगा, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, यानी एक स्थिति के बारे में, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्रिटिकल थिंकिंग की। तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अलग अलग। तो अब क्या कर रहा है बच्चा, चारों तरफ को सोचेगा, यानी क्रिटिकल उसकी थिंकिंग आ गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो होगा 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ बात हो रही है प्रगतिशील शिक्षा का। तो करके सीखना, परियोजना विधि, संयोग से सीखना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सेकंड में देखिए रैगिंग वर्ड आ गया, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। लेबलिंग की बात हो गई, तो ये भी क्या हुआ, नेगेटिव वर्ड हुआ। फिर से रैगिंग की बात होगी, नेगेटिव, तो ये अलग ही पता लग रहा है हमारा को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा सही होगा, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग। करके सीखना, परियोजना विधि और संयोग से सीखना हमारा क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। चलिए, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। यहाँ पर क्या हुआ, ये नेगेटिव वर्ड आ गया, लंबे समय तक। कोई भी चीज़ लंबे समय तक आप नहीं कर सकते। नंबर सेकंड है हमारा, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ भी नेगेटिव वर्ड आ गया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। वैसे भी हमारा एनसीएफ भी कहता है कि हमारा जो बच्चे की शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, वो पूरी तरह से बाहर के समाज, संस्कृति और प्रकृति में क्या करे, घुल मिल जाए। मतलब बच्चे को ये पता लगे कि जो वो पढ़ रहा है वो बाहर भी वो इंप्लीमेंट कर सकता है उस चीज़ को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हाँ सही हो सकता है। जीवन सच्चा शिक्षक है, हाँ जीवन सच्चा शिक्षक है, लेकिन बिना शिक्षक के आप जीवन को भी सच्चा शिक्षक नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कोलबर्ग सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यहाँ पर क्या बताना है, कोलबर्ग के सिद्धांत का योगदान बताना है। तो पहला है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया। जिसने भी कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ रखा है वो इसे देखते ही बता सकता है कि उनका योगदान किस चीज़ में है। तो पहला इसका जो ऑप्शन है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया है, इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही उसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। लेकिन विकास का निकटवर्ती क्षेत्र बताना है, तो उस चरण को तो वो संदर्भित करेगा ही नहीं जहाँ अधिकतम विकास की संभावना हो। नंबर दूसरा, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो। बिल्कुल नहीं, बच्चा कभी अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता है सीखने की। एक फैसिलिटेटर का भी उसमें पूरा पूरा योगदान होता है। नंबर थर्ड है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे संयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कम से कम 3 वर्ड हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं। एक तो क्या हुआ, बच्चे का संयोग सही स्तर के साथ वो सीख रहा है और लगभग स्वयं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किसको, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे संयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, तो उभयलिंगी व्यक्तित्व किसके अंदर होता है, जिनमें स्त्री और मर्दाना और स्त्री दोनों के गुण समायोजन होता है। जहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, स्त्री लक्षणों और पुरुषों को संदर्भित करता है, लक्षणों को बिल्कुल नहीं करता है। मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समझ, जैसे मैंने अभी बताया गुणों के बारे में, तो हाँ बिल्कुल समायोजन होता है, ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट है थर्ड में, दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। बात निगेटिव वर्ड आ गया, दृढ़ और अहंकारी, तो वैसे ही गलत हो गया। समाज में पिछले रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। पहले ये रूढ़िवादी लिंग भूमिकाएं क्या हो गया, ये नेगेटिव वर्ड हो गया वैसे ही। तो हमारा जो सही उत्तर क्या होगा, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मीडिया बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है, समाजीकरण भी सिखाता है, संस्कृति भी सिखाती है, लेकिन ट्यूशन को क्या करते हैं थोड़ा-सा मना ही किया जाता है। क्योंकि स्कूल इनफ है बच्चों के लिए, ट्यूटर की अलग से ज़रूरत नहीं होती है। तो अलग ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, ट्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि मानकीकृत जो परीक्षण है उनकी आलोचना बतानी है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। हाँ बिल्कुल, मानकीकृत परीक्षण उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, नहीं ऐसा नहीं है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ऐसा भी नहीं है। मेन चीज क्या है कि वो पक्षपाती हैं, वो मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, नहीं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभावी अध्यापक के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। किसी की बुद्धि नहीं बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, उनमें अपनी खुद की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उनमें हम सहयोग कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, लेकिन किसी की बुद्धि को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, वो नेचुरल चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा 2, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1 है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। जरूरत मूल्यांकन में नहीं आता है, तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया। नेक्स्ट है आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, हाँ हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसे प्रमाणित किया जाए। कई बार मूल्यांकन एवे भी होता है, जैसे कई बार क्या होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, तो वो लगातार चलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ को समेटिव में ही डालें, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ये बातें सब हो सकती है, लेकिन मूल्यांकन के बाद। यहाँ पे वो क्वेश्चन में बोल रहा है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। किस चीज़ में कर सकता है? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर उसने पूछा है, नहीं है, सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। हाँ बिल्कुल किया गया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हाँ बिल्कुल है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। हाँ बिल्कुल है, पूरी तरह से बच्चों पर केंद्रित है। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अलग ही पता लग रहा है, एक नेगेटिव है और हमें आंसर भी नेगेटिव में देना, तो हमारा 15 का आंसर होगा 4। ये बच्चों की धीमे, खराब या बुद्धि के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों में प्रतिभाशालीता प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। हाँ बिल्कुल हो सकती है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सफल माता पिता, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कई बार माता पिता सफल नहीं होते, लेकिन बच्चे बहुत बहुत सफल हो जाते हैं। एक अनुशासित दिनचर्या, नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चों में प्रतिभाशालीता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है, मतलब बच्चे में जो प्रतिभा है वो आनुवंशिकता के गुण भी हो सकते हैं और वातावरण के द्वारा सीखी गई उसकी जो आपस की अंतःक्रियाएं हैं वो भी इसका एक कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर 16 का होगा फर्स्ट, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, हाँ, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। हाँ बिल्कुल, बड़ी बात आ गई यहाँ पर भाषाई ज्ञान, क्योंकि जो पूरी तरह से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं उनकी भाषा, उनके माहौल, जब तक आप उनको उनको उनकी भाषा का माहौल नहीं देंगे तो बच्चे फेमिलियर नहीं होंगे। तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। हतोत्साहित हम बच्चे को नहीं कर सकते, नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों को भी वर्गीकृत करना सही वर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऊपर के दो हैं, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। देखिए सिखाएंगे तो हम जब हम बच्चे को पूरी तरह से अपनी क्लास में फेमिलियर कर लेंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। यानी उनकी जो लैंग्वेज है और जो उनकी संस्कृति है उसके साथ उन्हें पहले खुद फेमिलियर होता है, फिर उसको स्कूल के साथ फेमिलियर कराता है, तब जाके शिक्षक कुछ बच्चे को सिखा पाता है। अगर बच्चा अपने आप को स्कूल में ढालेगा ही नहीं तो वो सीखेगा कैसे? तो इसका आंसर सही होगा नंबर 2, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनके उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। हाँ बिल्कुल, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ऐसा नहीं है। उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर, नहीं, ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, नहीं, ये उन पर बोझ हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या होगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपाय पर। मतलब जो बच्चे हमारे एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिव हैं या अच्छी थिंकिंग वाले हैं या बहुत ही एक्टिव हैं, तो उनके लिए क्या होगा, टीचर उनके लिए अलग से चीज़ों को तैयार करेगा, अलग से लेसन प्लान तैयार करेगा, उनको एक अलग निर्देश और तरीके पढ़ाने के और पढ़ने के आगे को बढ़ाएगा, उसका स्तर बढ़ाएगा ताकि बच्चे बोर ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 19। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव में आंसर देना है नहीं है। तो पहला है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। हाँ बिल्कुल, इससे बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, हाँ ये भी बहुत अच्छा सीखता है, इसमें भी बच्चा। उनके दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों का समावेश बिल्कुल होना चाहिए। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये अलग ही पता लग रहा निगेटिव वर्ड है, तो फटकार तो हम लगा ही नहीं सकते क्लास के अंदर बच्चे को, बच्चा तो भगवान है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पेडालॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि बात यहाँ पर क्या हो रही है नहीं यानी निगेटिव की, तो सही आंसर होगा हमारा 4, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्याशी हैं। तो देखिए जब हम अलग अलग सोच वाले पैटर्न मतलब बच्चों को अलग अलग थिंकिंग हमें उसकी पता करनी है, तो किस चीज़ के बारे में बात होगी, क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी क्या यानी सृजनात्मकता। डिसलेक्सिया, विकलांग या प्रत्यास्थी या जो भी इस टाइप के वर्ड्स हैं उनका नहीं, क्योंकि हम सोच पे बात कर रहे हैं। विकलांग एक शारीरिक विकार है, ये मानसिक विकार है डिसलेक्सिया, तो इनकी बात एक अलग हो गई। ये एक तरह की बीमारियां हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोच वाले पैटर्न के ऊपर। तो हमेशा प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ें और फिर उनका उत्तर लगाएं। तो जब सोचने की बात हो रही है तो यानी क्रिएटिविटी की बात हो रही है यानी सृजनात्मकता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो फिर से वही निगेटिव में आंसर देना है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, हाँ बहुत जरूरी है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना बिल्कुल जरूरी है। अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना ये बिल्कुल गलत है। कन्वर्जन, आप कन्वर्जन आंसर्स या क्वेश्चन उनसे नहीं कर सकते बच्चों से। तो यहाँ पर बात भी क्या थी, निगेटिव थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। देखो संवेग क्या होते हैं, जो नेचुरल होता है, जैसे डर लगना किसी चीज़ से, क्या हुआ ये एक संवेग है, इसका इमोशंस है। स्मृति किसी चीज़ को याद रखना ये कोई इमोशन नहीं है। डर क्या है हमारा, फियर, ये इमोशन है। ध्यान रखना किसी चीज़ को ये भी कोई इमोशन नहीं है हमारा। उत्तेजना कोई इमोशन नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, आंसर होगा 22 का 2, डर। निम्नलिखित में संवेग क्या है हमारा, डर क्या है हमारा, एक संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे को दुनिया का सबसे बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। नहीं, पूरी तरह बच्चा इतना ज़्यादा डीप कहाँ सोचता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, इसका कोई कनेक्शन नहीं। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 23 का वो होगा 2, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे वैसे भी अपने अनुभव पर ही बात करते हैं अधिकतर, जो उन्होंने देखा समझा और बोला उसी पर बात करके वो चीज़ों का आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ बताना है क्या शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नंबर 1, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। अनुशासन प्राइमरी लेवल अनुशासन की बात नहीं करता है, बच्चे को तो बिल्कुल खुला माहौल देना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। हाँ पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को सिर्फ पाठ्य पुस्तक में घुसाए रखे हो। प्राइमरी लेवल पे ये नहीं है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। देखिए बच्चों को पूरी तरह से खुला माहौल मिल गया ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में पूरी तरह से बच्चों को खुला माहौल मिल गया है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ये एनसीएफ एनएपी सब चीज़ें क्या है हमारी, ये बोलती हैं इस चीज़ की, ये बच्चे को क्या देना है, पूरी तरह से खुला माहौल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा, समृद्ध शिक्षा यानी रिच लर्निंग, बात हो रही है समृद्ध शिक्षा की। वे कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। जी नहीं, सामग्री बच्चों के लिए होती है, उसे अगर सजा के रखोगे तो क्या फायदा। वे कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। हाँ बिल्कुल, बच्चों को पूरी सारी किताबें सारी चीज़ें सब कुछ खुला होना चाहिए ताकि बच्चे उठे जब उनका मन करे तब उठाएं, पढ़ें, खेलें, जो करें। नेक्स्ट है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर निकाले। जी नहीं, सप्ताह में एक बार नहीं, क्योंकि बच्चा अगर क्लास में सीख रहा है तो सप्ताह में एक दिन तो सीखेगा, वो तो सब दिन सीखेगा। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्या, ऑप्शन नंबर 2। वे कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 26, इसमें क्या बोल रहा है वो, पाठ्यपुस्तकों की भूमिका। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। हाँ बिल्कुल, पाठ्यपुस्तक क्या है, उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राष्ट्रीय राज्य में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ऐसा भी नहीं है।
वो सिर्फ एक संसाधन है, कोई मार्गदर्शक या नहीं है। वे संसाधन रहित दर्शन में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। सबसे आवश्यक, तो ये बात आवश्यक हो गई, नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों संदर्भ सामग्री में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है, क्या प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो उसने प्राप्त की है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। और एनसीएफ 2005 काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे जरूर पढ़ें। एनसीएफ 2005 हो गया, एनएपी हो गया, 2022 की भी जरूर पढ़ लें, 2022 की, 2018 की एनएपी भी जरूर पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कोठारी आयोग और जितने भी हमारे सिद्धांत है, जैसे कोलबर का, प्याजे का या वाइगोत्स्की का, ये सब जरूर पढ़ लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। वर्दी का कोई इतना खास कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ हो सकता है, लिटिल वाइट। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, अनुशासन का कोई कनेक्शन नहीं होता प्राइमरी में। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे सभी उपस्थिति में क्या है, नियमित है। उपस्थित होना अच्छी बात है, लेकिन नियमित होना ये भी अच्छी बात है, हाँ हो सकता है ये भी। नेक्स्ट है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर अगर बात हो रही है प्रेरित होने की, तो मेन चीज़ है यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, टीचर से प्रश्न पूछ रहा है एकदम खुल के, किसी भी चीज़ के बारे में अगर उसे समझ नहीं आ रही है तो खुल के स्पष्ट कर रहा है टीचर से। तो इसका सबसे अच्छा जो आंसर होगा 28 का, वो ये होगा कि वे शिक्षक से स्पष्ट प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों में स्पष्टीकरण लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करने के लिए उपयुक्त बताना है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजन की जानी चाहिए, नियमित रूप में परीक्षाएं होना जरूरी नहीं है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। अगर हम बात सुधार की कर रहे हैं तो विषय की व्याख्या तो उसने पहले भी करी होगी और चित्रों का यूज भी किया ही होगा, तो हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसका सुधार से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, हाँ ये हो सकता है। देखिए, अगर बच्चे के अधिगम में सुधार करना है तो सबसे पहले उसके क्या है, वास्तविक जीवन पे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, उसकी स्थितियों पर बातचीत करनी पड़ेगी। तो इसका जो बिल्कुल अच्छा और सटीक ऑप्शन है, हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो हमारे फर्स्ट पार्ट यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का लास्ट क्वेश्चन है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, हाँ बिल्कुल हो सकता है। चुप्पी साधे रखने के लिए, बिल्कुल नहीं। जब हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो अनुशासन का मतलब चुप्पी साधना बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षकों को निर्देश देने में, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी लेवल है, बच्चों को उनके पाठ रटाकर याद करने में, बिल्कुल नहीं। रटाने की बात आ गई, वैसे निकटवी वर्ड है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो इसका जो सही है यहाँ बच्चों के अनुशासन से रिलेशन क्या है, जब हम प्राइमरी लेवल में बात कर रहे हैं तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी बच्चे अपनी मर्जी से खुद से सीखें, खुद से अनुशासित रहें और खुल के अपने चीज़ों को करें, स्कूल में पढ़ें लिखें अपनी मर्जी से, सब कुछ उन पर कोई बोझ ना हो। इसी के साथ हम अपने 2018 के पेपर के इस पार्ट को पूरा करते हैं। आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।